हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स लॉ में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 यानी 1993 के बारे में। ठीक है, तो अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ह्यूमन राइट्स जब आप पढ़ रहे थे, इसके पहले 3-4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसको आपने देखा होगा। तो हमने ह्यूमन राइट्स का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या इवोल्यूशन उत्पत्ति का क्रम रहा है, वो सारी चीज़ें हमने देखा। इम्पोर्टेंस क्या है, कौन-कौन से ऐसे कन्वेंशंस हुए, ठीक है, जिससे हमारा ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्या डिफरेंस है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमने डिस्कस अपने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुकी है, ठीक है। अब आज हम प्योरली जो है वो एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो देखो भाई, परिचय आपको जानना ज़रूरी भी है, हालांकि आप परिचय इसके पहले जान चुके हैं। अब देखो भाई, इंसानी परिवार के सदस्य के तौर पर हर व्यक्ति को राज्य या दूसरे पब्लिक अधिकारियों के खिलाफ कुछ अधिकार होने चाहिए, और इन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आप ह्यूमन फैमिली के एक मेंबर हैं, क्या है भैया, ह्यूमन फैमिली आपका मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, उस मनुष्य योनि में जन्म होने के कारण आपको कुछ क्या है भाई, मानव अधिकार मिलता है। ठीक है, कुछ अधिकार मिलता है, उसको मानव अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को राज्य या दूसरे पब्लिक अधिकारियों के खिलाफ कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिए जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ह्यूमन राइट्स क्या कह रहा है, ह्यूमन राइट्स आर एज ओल्ड एज एंशियंट डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है, नेचुरल राइट जितना पुराना है डॉक्ट्रिन ना नेचुरल राइट्स का, यानी कि प्राकृतिकी कानून का सिद्धांत जितना पुराना है, उतने ही पुराना हमारा मानव अधिकार का भी सिद्धांत है, जो ये बेस करता है, इस लॉ पे डिपेंड करता है। नेचुरल लॉ ये बोलता है कि प्रकृति ने सबको समान तरीके से मतलब जन्म दिया है, सबको समान अपॉर्चुनिटी है, सबको इक्वालिटी है। प्रकृति अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो हम और आप कौन होते हैं, राज्य और अथॉरिटी, किसी के साथ भेदभाव करने के लिए। ठीक है ना, तो द टर्म ह्यूमन राइट्स एज वी नो इट टुडे इज रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट किसके लिए है, तो न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो जो लीगल बैकग्राउंड के नहीं है या फिर जो सोशल एक्टिविटीज नहीं है, उनके लिए भाई नया है। लेकिन बाकी पुराना है, बाकी और सभी लोग को लिए जो है वो नया देखने को मिलता है। बहुत लोग को पता भी नहीं होगा कि ह्यूमन राइट भी नाम की कोई चीज होती है। मूल अधिकार पता होगा, लेकिन ह्यूमन राइट के बारे में शायद नहीं पता होगा। अब यहाँ पे देखो कहाँ से ये लाया गया, ऑल्दो मैंने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी देखते हैं। They are derived from international chartered and convention enacted after the World War II। मैंने बोला ना, यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के दौरान या फिर बावजूद बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिसमें मानवता जो है वो तार तार हो रही थी। ह्यूमन राइट्स के नाम पे कुछ नहीं था लोगों के पास। ठीक है, तभी ऐसे कुछ इंटरनेशनल चार्टर हुए, कन्वेंशन हुए, जिस पे बहुत ज़्यादा जो है चिंता ज़ाहिर करी गई कि देखो भाई, ऐसे अगर मानवता तार-तार होती रहेगी और लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट भी नहीं दिया जाएगा, तो ये बहुत खराब हो जाएगा किसी भी वर्ल्ड एज़ वेल एज़ सोसाइटी के लिए। ठीक है? तो कब से आया वो तो आप हिस्ट्री जानते ही जानते हो। ओके? इसके पहले इसीलिए मैंने बोल रखा है आपको, क्योंकि अभी हम एक्ट पे, ये तो थोड़ा-थोड़ा इंट्रो होगा। इसके बाद डायरेक्ट अगर हम एक्ट पे जाएँगे तो आपको हो सकता है कि पीछे वाली चीज़ें ना समझ में आए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पिछले के लेक्चर्स आप देख लो, उसके बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। देखो भई, अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में कब बना कोई भी एक्ट, कब बना? 1993 में बना। ठीक है? 1993 में ये एक्ट बना है। ठीक है, अब देखो भाई, यूएन चार्टर अगर तुमने पढ़ा होगा, यूडीएचआर, ठीक है, यूनाइटेड डिक्लेरेशन या यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो ये 1948 में ही साइन वगैरह हो गया था।
ठीक है, और हमारा इंडिया भी इसका सिग्नेटरी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भले ही सिग्नेटरी हो गया लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें मानव अधिकार लोगों के तार-तार हुए या फिर वॉयलेट हुए, ठीक। तो इंडिया के ऊपर भाई बड़ा प्रेशर बन रहा था कि हमारे यहाँ अपना कोई पर्सनल, ठीक है, हम इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन अधिकार या मानव अधिकार को हम मानते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन दरअसल अपने इंडिया में प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई ऐसा एक्ट, कैसा कोई रेगुलेशन बनाए हैं जिससे सच में हमारे इंडिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 1993 में मानव अधिकार एक्ट यानी कि ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है, जो है वो आया, ठीक। अब देखो ये वही कह रहा है, इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल which has already been passed by both houses of the parliament got assent, ठीक है। assent पा लिया प्रेसिडेंट, कब प्रेसिडेंट 8 जनवरी 1994 में assent पा लिया, और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस वगैरह क्या कब किया गया 1993 में, और इसका नाम दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। और पास कब हुआ, ठीक है, पास मतलब प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली, तो 8 जनवरी 1994 को, तो ये चीज याद रखिएगा, ओके। अब देखो भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, मतलब इसके पीछे क्या सोर्स रहा है, हमारे इंडिया में जो एक्ट बनाया गया मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके पीछे क्या स्रोत रहा, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही, वो थोड़ा सा हम अब जान लेते हैं। तो देखो, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूज ऑफ द टर्म ह्यूमन राइट जो था, जो फर्स्ट पहला दस्तावेज था जो जो पहली बार ये टर्म ह्यूमन राइट्स यूज किया था, कैन बी फाउंड, वो कहाँ पाया जा सकता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड में, यानी यूएन के चार्टर्ड में, विच वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर, जो कब स्थापित किया गया, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, ठीक है ना, कहाँ पे, तो इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, किस दिन, तो ऑन जून 25 1945 में, ठीक है। दिस चार्टर वॉज नॉट लीगली बाइंडिंग, हालांकि ये जो चार्टर बना था ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। इट इज एक्चुअली डिफाइंड आइडियल, ये एक आइडियल चीज, आदर्शकारी जो एजेंसियां होती थी, जो आदर्शकारी जो राइट्स होते थे उनके बारे में बात करता था, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था ये चार्टर, ठीक है। फिर बाद में क्या हो गया, इन दिसंबर 1948 में 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक कदम उठाई, ये इंश्योर करने के लिए भाई कि प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन किसका होना चाहिए, ह्यूमन राइट का होना चाहिए, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने किसी चीज को अडॉप्ट किया, और उसका नाम क्या है जिसको अडॉप्ट किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब कि ऐसा दस्तावेज, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट कर दिया, ठीक है। पर द प्रॉब्लम वाज, लेकिन क्या दिक्कत थी, was that the union had no mechanism, यूनाइटेड नेशन के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था फॉर इन्फोर्सिंग द डिक्लेरेशन, बिकॉज कि क्यों, कि वो इन्फोर्स कर सके, लागू कर सके इस सार्वभौमिक घोषणा को जो मानव अधिकार के लिए था, क्यों, बिकॉज इट वॉज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल कॉवेनेंट, लेकिन ये जो समझौता हुआ था क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बन सका, इसीलिए जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सार्वभौमिक रूप से भी ह्यूमन राइट को अडॉप्ट करने के बावजूद भी ये इन्फोर्स जो है वो नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाया, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि जो आर्टिकल 32 है यानी अनुच्छेद 32 वो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों बोला गया है, क्योंकि 12 से 35 में तुमको क्या दिया है भैया, अधिकार दे दिया है कि ये तुम्हारे मौलिक अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को अगर लागू नहीं करवाया जाए तो वो अधिकार किताब में ही, संविधान में ही लिखे रह जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है।
इसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी बहुत बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप लिया कि भैया मानव अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके कि ये लोगों को मिल सके, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग कॉन्वेनेंट नहीं था, इन्फोर्सेबल नहीं था, इसीलिए ये क्या पड़ गया, वीक पड़ गया। ओके, चल। अब हालांकि तुमने ये कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, ये सब पढ़ा है तुमने। अब देखो भाई इसके बाद क्या हुआ। The United Nations General Assembly aimed to address the issue by adopting two covenants for protection of human rights in December 1965। अब देखो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा थी, ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र महासभा से क्या समझते हो, ये क्या है, ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स है, ठीक है, उसी में से एक ऑर्गन है तुम्हारा जनरल असेंबली का, जो जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है कि बिल पे बहस होता है, बिल पास होता है, बनता है कोई लॉ, कोई एक्ट, कोई रेगुलेशन, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे या यूनाइटेड नेशंस लेवल पे कह लें तो एक जनरल असेंबली होती है जहाँ पे इंटरनेशनली किस बिल को पास कराना है, क्या एक्ट वैक्ट बनाना है, इसमें सारा डिस्कशन कह सकते हैं। तो ये हम पार्लियामेंट कह सकते हैं किसका, यूनाइटेड नेशन का, किसको, संयुक्त राष्ट्र महासभा को, यानी जनरल असेंबली को। ओके, अब यहाँ पे समझो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1665 में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए दो समझौतों को अपनाकर इस मुद्दे को हल करने का लक्ष्य रखा। इन्होंने बोला कि देखो भाई, क्योंकि हम तो सार्वभौमिक तरीके से 1948 में ही मानव अधिकार को अडॉप्ट कर लिए, अंगीकृत कर लिए, लेकिन इसको लागू करना अभी भी बाकी है क्योंकि लीगली इन्फोर्सेबल है नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली ने 1665 दिसंबर में एक लक्ष्य रखा और एक लक्ष्य को रखते हुए दो समझौते अपनाए। ये बोला दो समझौता रहेगा जो लीगली इन्फोर्सेबल बनाएगा आपको ह्यूमन राइट्स दिलाने में। तो वो उसमें से पहला था कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है, दूसरा था कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर समझौता, दूसरा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर समझौता। ठीक है, पहले समझौते ने कानूनी रूप से लागू होने वाले व्यक्तिगत अधिकार स्थापित किए, ठीक है, कि नागरिक नागरिक जो है वो व्यक्तिगत अधिकार साबित किया, जबकि दूसरे ने राज्यों से कानून बना करके उन्हें लागू करवाने की आज्ञा दी। अब ये देख रहे हो कि व्यक्तियों के आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, तो ये किसके ऊपर ये वो दबाव डाला गया कि भैया राज्य अपने कानून बनाते समय लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों का भी ध्यान रखेंगे, इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हाँ, तो इन दोनों समझौते को लाया गया, जिसमें जो पहला कॉवेनेंट था, द सिविल ऑन द पॉलिटिकल राइट्स, जो था वो लोगों के क्या नागरिक और क्या राजनीतिक अधिकार है उनको सुनिश्चित करने की बात कही गई। और जो दूसरा कॉवेनेंट था, समझौता था, उसमें सीधे तौर पर राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी बना दी गई कि भैया अगर आपके यहाँ लोग होंगे तो उनको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये मानव अधिकार है। तो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, हम आपको सिविल राइट भी देखने को मिलेंगे, आपको पॉलिटिकल राइट भी देखने को मिलेंगे, आपको आर्थिक राइट भी देखने को मिलेंगे। खास करके अगर हम बात करें सांस्कृतिक या फिर रिलीजियस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके लिए भी आपको राइट देखने को हमारे संविधान में मिलेंगे। अब देखो भाई, द टू कॉवेनेंट एंटर इनटू इन दिसंबर 1976। दोनों ने 1965 में इसको नींव रखा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और दिसंबर 1976 में जो है ये लागू हो गया, इन्फोर्समेंट इसका हो गया। ठीक है, आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर स्टेट। अब जानते ही हो कि रेटिफिकेशन होना, किसी भी बिल, अगर कोई भी बिल प्रस्तुत हो रहा है तो उसको रेटिफाई करना। अब रेटिफिकेशन किसी भी मेथड में हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ स्टेट्स का भी लेकर के। ठीक है, तो जो भी क्राइटेरिया था, कुर्रम था, उस सबको लेकर के 1976 दिसंबर में इसको लागू करवा दिया गया। Following that, at the end of 1981,
Many states, including India, ratified the covenant. As a result, the ratifying states become legally bound by this covenant. तो धीरे धीरे चल के, जैसा कि जानते हो तुम कि यूनाइटेड नेशंस में कितनी कंट्रीज हैं जो सिग्नेटरी हैं, तो 193 है, उसमें से इंडिया भी हमारा एक है। तो इंडिया ने ये जो कोवेनेंट्स थे उसको भी अडॉप्ट कर लिया, कब भैया? 1981। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड तुमने समझ लिया। अब देखो, अब क्या कह रहा है? इन द अर्ली 1910, मतलब 1910 में इंडिया वाज ग्लोबली क्रिटिसाइज्ड for the violation of human rights by its armed force in state of जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे दंगे हुए, ठीक है, कश्मीरी पंडित वाला तुम लोग जानते ही होंगे। बहुत सारे वॉयलेशंस हुए, मास लेवल पे लोगों की हत्या करी गई। तो इसके लिए इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि भैया इंडिया में तो मानवाधिकार का तार तार हो रहा है, वॉयलेशन बहुत चरम सीमा पे है। ठीक, अब यूएसए क्या बोल रहा है? The USA and various other countries from Western worlds pressurized the Indian government to take cognizance of the cases of the human rights violation in the country. In addition to the international pressure, there was a considerable demand on the national level for the such a law. अब यहाँ पे देखो, अब कहीं भी ऐसा मास लेवल पे दंगा होगा, हत्या होगा, मर्डर होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो ये बात जाएगी ही जाएगी। और जो सुपर पावर है यूएसए, उसने बहुत प्रेशराइज्ड किया, साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने भी, कि इंडिया को भाई कोई ऐसा लॉ अपने यहाँ लाना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए किसी एक्ट को, जिसके थ्रू वो अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स को सिक्योर कर सके, वहाँ वॉयलेशन ना हो। ठीक है, और इंडिया में खुद में डिमांड आने लगी कि भैया आप नेशनल लेवल पे कुछ ऐसा एक्ट बनाइए। अब देखो क्या हुआ आगे। Therefore, considering demand at the national level and as a constructive reply to the criticism of the foreign countries, the Human Rights Commission Bill was first introduced in the Lok Sabha on May 14, 1992. After a deliberate discussion, the bill was referred to a Parliament Standing Committee of the Home Affairs. ठीक है, अब देखो भाई, इसके मद्देनजर रखते हुए इतनी आलोचना हो गई, इतना सारा सब बाहरी देश, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने के बाद फाइनली लोकसभा में 14 मई 1992 में बिल पास हुआ और इस पे बहुत डिस्कशन हुआ। स्टैंडिंग कमिटी को ये मैटर जो है वो भेज दिया गया और फिर फाइनली जा करके आप जानते ही हो कि 1993 में, ठीक है, 1993 मतलब 28 सितंबर 1993 में फाइनली जा करके ये एक्ट जो है वो लागू हुआ। ठीक है, कम इनटू फोर्स में आ गया। तो इतना आपको जानना जरूरी था, इतना आपने जान लिया हिस्ट्री। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। क्या भाई, पहले अगर इनके हम चेयरपर्सन देख लें, जो हमारा 27 सितंबर 1993 में ये ऑर्डिनेंस आ गया। ठीक है, तो पहले जो चेयरमैन थे इनके कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वॉज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड ऑन द 12 अक्टूबर 1993। तो अगर आपसे कोई पूछे या लिखने के लिए आए, तो अगर ये लाइन आप लिख देंगे तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके रिक्रूटमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या इनका टेन्योर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। ओके, अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जरूरत क्यों पड़ी? तो नीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो जरूरत क्यों पड़ी है तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसको अब बताने की और जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़ने लगे। हुँ। अब स्कोप एंड प्रोटेक्शन हम सीधे अपने एक्ट पे आ जाएँगे और क्या किसी भी एक्ट का दायरा, क्या किसका प्रसार होता है, ये आपको पहले ही सेक्शन में देखने को मिलता है। मतलब कि सेक्शन पहला किसी का भी होगा, चाहे बीएनएस उठा लो, चाहे बीएनएसएस उठा लो, कोई भी अपना एक्ट उठा लो, उसमें उसके स्कोप, उसके एक्सटेंट, उसके कमेंसमेंट के बारे में बात की जाती है। ठीक है? तो ह्यूमन राइट का जो सेक्शन 1 है वो भी इसके स्कोप, लिमिट, एक्ट और एक्सटेंट और कमिटमेंट के बारे में बात करता है। तो देखो भाई, ओरिजिनली इट वाज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट दैट दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत पे ये लागू होता है।
ठीक है। इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर इट अप्लाइज टू द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ओनली। तो अब यहाँ देखो ये भी बात कहने वाली नहीं है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था 2019 में, तो ये सारी बात अब खत्म हो गई कि जम्मू कश्मीर पे यूनियन लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अब वो स्टेट्स बन गया है, यूटी नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि भाई पूरे होल इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? ठीक है, हर एक एक्ट, जैसे तुमने कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि क्या महत्वपूर्ण फीचर होते हैं, प्रमुख बातें क्या होती हैं। बिना किसी बातों के तो बनाया नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं कि बिना किसी रिक्वायरमेंट को कोई एक्ट बनाया जाता है, उसकी कुछ विशेषताएं तो होंगी। तो देखो पहला विशेषता क्या है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द वॉयलेशन ऑफ देयर राइट्स। मतलब मानव अधिकारों को इंसानों को मानव अधिकार के उल्लंघन से बचाना मेन। Human rights include the right to life, liberty, equality, dignity and guaranteed by the Constitution। तो ये सब जानते हो भाई कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, यही बात को अश्योर करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में भी बातें कही गई हैं। अब जो राइट टू लाइफ है और लिबर्टी है वो तो बहुत वास्ट है, ठीक है ना। वो थ्रू द जुडिशियल प्रेसिडेंट और जैसे जैसे हमारा समाज जो है प्रगति कर रहा है, बातें और निकल करके आ रही हैं कि लाइफ में और लिबर्टी में क्या चीजें जो है वो इनकलकेट करी जा सकती हैं। ठीक है, चलो, टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ पावर कमिटेड बाय द स्टेट्स बॉडीज। तो भैया पहला तो ये हो गया कि प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या चीज प्रोटेक्ट करना है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, जो हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ऐसा कोई, हाँ, तो दूसरा है कि देखो भैया जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या स्टेट बॉडीज है उसके आर्बिट्ररी पावर से प्रोटेक्ट करने का प्रावधान। वेरी इजी। नेक्स्ट जो एम है हमारा वो क्या है, टू स्टैब्लिश an organization for advancement of the existing living beings and to development of their personality। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोटेक्ट ही करना है, किस तरीके से और लोगों की जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएं, जो एग्जिस्टिंग लिविंग बींग्स है उनकी पर्सनालिटी में कैसे डेवलपमेंट हो, एडवांसमेंट हो, ये भी इसका मुख्य एम है। तो किसका, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 का। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो एम है, सैलिएंट फीचर है, वो क्या है, to provide effective and necessary action for securing remedies in event of violation of rights। तो भैया अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में समाधान पाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूडीएचआर को डिक्लेयर किया था, सार्वभौमिक तरीके से अधिकारों को लागू करने की बात की गई थी, तो बहुत अच्छी बात की गई थी, इसको सराहा भी गया था, लेकिन इन्फोर्समेंट की उसमें कमी आ रही थी। ठीक है, लेकिन ये जब एक्ट आ गया तो भैया ये भी बता दिया गया कि अगर आपका ह्यूमन राइट वॉलेट हो रहा है तो किस तरीके से आपको रेमेडीज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिल गया, इन्फोर्समेंट, जो सबसे बड़ी बात है, जो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि भाई हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनुच्छेद 32। ठीक है, जो जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करवाती है। चलो नेक्स्ट, the most important feature of this act, that is establish the national human rights commission। अब यहाँ देखते हो ना, एनएचआरसी देखते हो, एचएसआरसी देखते हो, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स देखते हो, ये कोर्ट्स की स्थापना भी करी गई, इन कमीशन की स्थापना भी करी गई इसी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, किस लिए, क्योंकि सीरियस ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन को रोका जा सके। इसीलिए देखते हो कभी भी किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, दहेज के लिए प्रताड़ना मिलती है, घरेलू हिंसा होता है, बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है। ठीक है, स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम सीधे देखेंगे क्या, हाँ, ठीक है, तो अब कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के 1993 के। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ एक्ट कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एज फॉलोज। ठीक है, तो 4 पार्ट में इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके डिवाइडेड हैं। पहला जो है डिवीजन वो है डेफिनेशन का।
दूसरा में एनएचआरसी की बात किया जाता है, तीसरा पार्ट में एचएसआरसी की बात किया जाता है और चौथा पार्ट में जो है वो ह्यूमन राइट्स कोड के बारे में बात किया जाता है। तो मेन जो आपका रहने वाला है ये चारों पार्ट रहने वाला है, इसमें से कोई भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब एक एक करके हम देख लेंगे। तो देखो पार्ट वन जो डेफिनेशन है ह्यूमन राइट का वो क्या कहता है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइंस टू क्लॉज डी या टू सब सेक्शन डी जो है वो डिफाइन करता है ह्यूमन राइट्स एज द इंडिविजुअल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड विथ इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय द इंडियन कोर्ट्स। तो देखो भाई, अगर हम बात करें डेफिनेशन की और आता है तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा लिखने के लिए कि भाई बताओ इसका डेफिनेशन क्या है, तो सीधे डायरेक्ट अगर लेमन में मीनिंग बताना चाहो तो तुम बता सकते हो, लेकिन टू सबसेक्शन डी डाल करके ही तुम ये डिक्टो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखना, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत बच्चे जो है सब लिख देते हैं लेकिन डेफिनेशन ही नहीं लिख पाते हैं, फिर कहते हैं नंबर नहीं आया। ओके, चलो नेक्स्ट। अब केस रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब जानते ही हो कि ह्यूमन राइट भैया एक जगह स्टैटिक तो है ही नहीं, वाइड है। जैसे मैंने बोला राइट टू प्राइवेसी और लिबर्टी तो बढ़ता ही जा रहा है दायरा उसका। तो इसी को डेफिनेशन को और ब्रॉडन बनाने के लिए केस आया बीनू रावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का। इसमें क्या बोला गया देखो, in this case the members of Aam Aadmi Party while protesting against the non-registration of FIR of the rape case were लाठी charged by the police which resulted injuries to the protester। तो इसमें आम आदमी पार्टी के कुछ मेंबर्स द्वारा एफआईआर ना दर्ज रेप के केस में एफआईआर दर्ज ना करने के मामले में लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और इतना किया गया कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। तो इसमें बोला गया कि किस तरीके से आप मानव अधिकार को सुनिश्चित कर रहे हो, ठीक है। चलो इशू वही निकल करके आया। देखो भाई, आपने फैक्ट तो जान लिया, केस का नेम जान लिया, इशू देख लो। अब यहाँ कह रहा है कि क्या पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल जो फोर्स था वो उचित था और जरूरत से ज्यादा बल था, और क्या पुलिस ने इस काम में गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। देखो भाई, अभी तो बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आया या सीआरपीसी में भी है कि जो अथॉरिटी है वो यूज कर सकती है फोर्सेस का। किस फोर्सेस का? तो सिविल सिंपल फोर्स का भी यूज कर सकती है, आर्म्ड फोर्स का भी यूज कर सकती है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ये सब तुमने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लोगे। तो इसमें अनुचित बल का प्रयोग करने के लिए बात उठ गई कि देखो भैया, क्या आप शांति से उस प्रोटेस्ट को हटा नहीं सकते थे, या फिर शांति से प्रोटेस्ट करना आपका राइट है वो करने नहीं दे सकते थे क्या? क्यों आप बल का प्रयोग किए, और किए भी तो क्या आपका बल अनुचित था या जरूरत से ज्यादा नहीं था? ये आप बताइए, ठीक है। और ये आपका जो बल प्रयोग करने का अधिकार आप कर रहे हैं, क्या ये लोगों के गरिमामय पूर्ण जीवन के जीने का उल्लंघन है कि नहीं है, वॉलेशन है कि नहीं है, ये बता दो। तो इशू ये उठा था। अब डिसीजन क्या हुआ कोर्ट का? कोर्ट ने डिसीजन दिया, द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्ड दिस केस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड in the view of section 12 subsection a या clause a for the protection of rights act 1993। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया, बोल दिया जब भैया एक कमीशन बना हुआ है ह्यूमन राइट के वॉलेशन को देखने लिए तो पहले कमीशन पे जाए, अगर कमीशन से आपको रेमेडी ना ही मिलेगी तब हम जाकर के इस केस में कुछ देखेंगे। तो कर दिया इन्होंने ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने। द कमीशन वॉज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द एलिज्ड violation of fundamental right to life dignity of the protester। The court further clarified that the definition of human right is broad enough to include rights to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution। तो जब सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने केस एनएचआरसी को, तो ये भी बता दिया कि भैया ये देखो जो आरोप लग रहे हैं पुलिस के द्वारा अनुचित बल का प्रयोग करने के लिए, इस मामले में तुम मद्देनजर रख के देखो क्या है, और ये इंश्योर करना कि जो ह्यूमन राइट का डेफिनेशन है मतलब ब्रॉड है, वो उसमें लाइफ भी आती है, लिबर्टी भी आती है, इक्वालिटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल गारंटी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो सब आती है। तो ये ऐसा करके ट्रांसफर कर दिया गया केस, ठीक है, इस मामले में। फिर नेक्स्ट केस है पीटी मुनिचिकन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा का केस है, 2007 का केस है। तो ये केस एक बार आप खुद पढ़िएगा, ठीक है,
एक बार आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि एक केस मैंने आपको बताया ये राइट टू लाइवलीहुड से रिलेटेड था। चलो देख ही लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि मैम ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ ही देते हैं। देखो, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड to be human right as well as the constitutional और statutory rights। तो राइट टू प्रॉपर्टी तुम जानते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट से भले ही हटा दिया गया है, लेकिन ये तुम्हारा स्टेटरी राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट वाले में से हटा करके इसमें किस में डाल दिया गया, एफ से 1901 एफ से हटा करके 301 में डाल दिया, 300 ए में डाल दिया गया। ठीक है, स्टेटरी बहुत सारे राइट्स हैं जिसपे जैसे टीपीए हो गया कि जो ओनरशिप है, जो ओनर है उसी का ओनरशिप राइट होगा। तो इस तरह के बहुत स्टेटरी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट है जो आपके प्रॉपर्टी को, आप प्रॉपर्टी के ऊपर आपका राइट जो है इंश्योर करते हैं, भले ही वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, human rights have traditionally been understood as the individual right, including right to health, right to livelihood, right to shelter and employment, and so on, but they are now taking on more complex character. The right to property is likewise regarded as an important part of the new dimension. Therefore, even an adverse possession claim must be viewed from their perspective. अच्छा, adverse possession तुमने TPA में पढ़ा होगा, अपने jurisprudence में भी पढ़ा होगा कि adverse possession क्या होता है। ठीक है, तो adverse possession से राइट टू प्रॉपर्टी का मामला जो है वो लाया गया लोगों के बीच में। कब लाया गया? तो 2007 में लाया गया। अब कोर्ट ने इसमें क्या बोला, फैक्ट क्या था इसका, इस जजमेंट का, फैक्ट इशू एंड जजमेंट रिलेटेड टू दिस केस आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे द एप्लेंट परचेज द एंटायर लैंड 5 एकड़ 25 जो है वो गुट्टा या गुट्टा भी बोलते हैं इसको, बाय 2 डिफरेंट स्केल डीड ऑफ 1934 एंड 1996। तो जो एप्लेंट था जिसने अप्लाई किया था इस केस में, उस कोर्ट के पास गया था, उसने 5 एकड़ और 25 गट्टा जो है वो लैंड जो है खरीदा। कब खरीदा? तो एक 1934 में खरीदा 5 एकड़, और 1936 में 25 गट्टा उसने लैंड खरीदा। हालांकि जब 1988 में प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के कब्जे में दखल देने की कोशिश की, तो उन्होंने एडवर्स पोजीशन के आधार पर अपना मालिकाना हक का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एडवर्स पोजीशन में अपना मालिकाना हक पक्का किया है, क्योंकि वे पिछले 50 साल से उस प्रॉपर्टी पर खुलेआम, लगातार और विरोधी कब्जे में है। अच्छा देखो भाई, आपको कहा जाता है कि अगर आप किसी ऐसे अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी पर रह रहे हो, अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और उस पर आपने 20 साल तक रहा है और 20 साल में गवर्नमेंट ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इसी तरह जो एप्लेंट था इस केस में, वो बोल रहा था कि देखो भैया, ये जो प्रॉपर्टी पे मैं रह रहा हूँ ना, पिछले 50 साल से रह रहा हूँ और इस पे कोई भी कब्जा का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है, इसीलिए मैं खुद को ये कहला सकता हूँ कि इस पे मेरा एडवर्स पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और वे उस पार्टी के संबंध में मालिकाना हक पूरा करने का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरीके से मालिक अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, उसके प्रति अपनी लायबिलिटी पूरी करता है, उसी तरह ये भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के लिए कर रहा था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा अपीलकर्ता के पक्ष में सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने कहा बिल्कुल एडवर्स पोजीशन तुम्हारा होगा। ठीक है, क्यों? अब वो जो व्यक्ति था, अचानक से आकर के 50 साल बाद किसी पे अगर केस कर रहा है और ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, 50 साल तक तुम कहाँ थे, तो ये तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब द हाई कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल दैट पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ बिकम एडवर्स टू द डिफेंडेंट 1934-1936 वाज एन एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। और सीधे हाई कोर्ट ने भी ये ट्रायल में बोल दिया कि साफ तौर पर रिकॉर्ड में देखा जा रहा है ये कि ये एक अपरेंट गलती है। ठीक है, फेस रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा, इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है कि जो अपलेंट है वही उसका मालिक है, क्योंकि एडवर्स पोजीशन उसके पास था। ठीक है, चलो अब पार्ट 2। हालांकि तुम एक केस भी लिखोगे ना बच्चे, एक केस भी अगर लिख देते हो तुम तो भी बहुत सफिशिएंट है। ओके, चलो अब पार्ट 2 में बात करेंगे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के बारे में। चैप्टर 2, 3, 4 of this act deal with the constitution, composition and functioning of NHRC.
तो देखो भैया चैप्टर 2 इसका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी था, जिसमें क्या-क्या बात कर लिया, डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात कर लिया। 2, 3 एंड 4 ये पूरा एनएचआरसी की क्या संरचना है, किस तरीके से इसका संगठन हुआ है, किस तरीके से ये काम-काज करता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई है। ये चैप्टर भी पूछ लेता है तो याद रख लेना। तो सबसे पहले कोई चीज़ तो बनता है ना, तो एनएचआरसी के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। The Constitution of National Human Rights Commission it deals with the chapter 2। तो सबसे पहले तो गठन ही हम देखेंगे। Section 3 subsection 1 of this act provide that central government set establish the National Human Rights Commission। तो section 3 का subsection 1 सीधे सीधे ये बोलता है कि हमारे सेंटर लेवल पे या केंद्रीय स्तर पे एक नेशनल ह्यूमन राइट्स की स्थापना होगी। तो स्थापना की बात किसमें कहा गया ये आप जान लिए। कंपोजिशन कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन मेंबर्स होंगे, तो देखो भाई सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड द कंपोजिशन। क्या कंपोजिशन होगा, कितने लोगों से मिल करके ये कमीशन बनेगा एनएचआरसी में। तो पहला एनएचआरसी के जो चेयरमैन होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मेंबर 1 जो होगा वो वन हु इज हैज बीन और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा मेंबर जज होना चाहिए पहले का भी सुप्रीम कोर्ट का। जो मेंबर नेक्स्ट है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। और 3 मेंबर्स जो हैं वो आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शुड बी वुमेन, मतलब 3 तो ये हो गए इंक्लूडिंग चेयरमैन, मेंबर 1 मेंबर 2, 3 ये हो गए, 3 और मेंबर होंगे जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, चलो जो ह्यूमन राइट्स के मैटर में एक्सपर्ट हो, जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिनके नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स के बारे में, उनको रखा जाएगा और उसमें से एक जो है वो महिला होगी, विमेन होगी। ठीक है, चलो डीम्ड मेंबर जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी इसमें आते हैं। जैसे डीम्ड मेंबर कौन से होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के भी मेंबर रहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कमीशन के लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस भी होता है। ओके, अब हेडक्वार्टर अगर हम देख ले तो तुमने देख लिया क्या, सेक्शन 3 में ही कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉम्पोजिशन। अब तुम देखने जा रहे हो हेडक्वार्टर की, एनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा। तो ये 3 सब सेक्शन 5 में बताया गया है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट दिल्ली शैल बी द हेडक्वार्टर ऑफ द कमीशन। तो हेडक्वार्टर तो भैया एक ही है जो है दिल्ली। ठीक है, हाउएवर लेकिन इसके बावजूद भी द कमीशन में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ऑफिसेस इन अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह हेडक्वार्टर है तो दूसरी जगह ऑफिसेस नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलो अब अपॉइंटमेंट ऑफ द एनएचआरसी, अब सीधे हम आ जाएंगे एनएचआरसी के बारे में। हमने सेक्शन 3 में पूरा पढ़ लिया था अपना कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपॉइंट करेंगे मेंबर, कोई एलिजिबिलिटी कोई कुछ तो रहनी चाहिए ना, या फिर अपॉइंटिंग मेंबर्स कौन कौन से होंगे। तो देखो भाई, द सिलेक्शन कमिटी इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये लोग जो है वो सिलेक्शन कमिटी में होंगे। ठीक, अपॉइंटमेंट कमिटी। अब यहाँ पे देखो, भारत के चीफ जस्टिस की सलाह के बिना सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज या चीफ जस्टिस को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे क्योंकि इसके चेयरपर्सन जो हैं वो कौन रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जो रिटायर्ड जज वगैरह रहेंगे वो रहेंगे। लेकिन इनकी कैसे नियुक्ति करी जाएगी, तो जो अभी के यानी कि प्रेजेंट के जो चीफ जस्टिस होंगे ना, उनकी सलाह ली जाएगी। उनकी सलाह के बिना जो एक्स चीफ जस्टिस है उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो ये बात तुम याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केस लॉ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। तो केस लॉज तो सबको आना है, लॉ पढ़ रहे हो तो केस लॉज तो आएगा ही। तो केस लॉज देख लो, कौन सा केस लॉ है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। ये लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में क्या बोला गया, इन दिस केस
The procedure for the appointment of members of the commission and various other issues related to NSRC as discussed. क्या फैक्ट था यूनियन लिबर्टीज का, जरा हम देख लें। तो केंद्र सरकार ने एक पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी जो सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके थे और इंटरपोल एशिया के वाइस प्रेसिडेंट पे थी, एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। देखो कहीं भी ये बोला गया है क्या कि कोई सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो सकता है एनएचआरसी में एज ए मेंबर? कहीं बात किया गया था एक्सप्रेसली? नहीं किया गया था। इम्प्लाइडली मे भी कहीं से इधर उधर दाएं बाएं से आ सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेसली कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया था। तुमने भी देखा। अब ये केस जो था, यानी कौन सा केस, यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये बात निकली कि कैसे ये अपॉइंट हो गए भाई। अब पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता जो होता है, जो कोर्ट के पास जाता है, द पिटिशनर फाइल्ड अ रिट पिटिशन एंड चैलेंज दिस अपॉइंटमेंट। बोला कि भैया ये अपॉइंटमेंट ही सही नहीं है। अब किस किस रिट से हो सकता है? 5 तरह के रिट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तुमने पढ़ा होगा। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, प्रोहिबिशन, मिंडामस, सर्श्योरी और क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो यहाँ पे आ गया कि बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, किस अथॉरिटी से तुम इस पोस्ट पे आए हो। ये याचिकाकर्ता ने रिट जाहिर कर दी। अब क्या हुआ भाई, द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्डेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो जवाब देगी इस चीज का कि कैसे बना दिए तुम मेंबर। एंड द पुलिस ऑफिसर हु वाज अपॉइंटेड वाज रिस्पॉन्डेंट टू, मतलब जिस पुलिस या सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था वो रिस्पॉन्डेंट टू बन गया, और जिसने अपॉइंट किया था यानी गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्डेंट वन बन गए, जो उसको जवाब देना था इस रिट के बारे में। According to the petitioner, the installation of the person who served in the police force as a member of NHRC violated the term of the act as well as the fundamental goal of the objective for which commission was established. ठीक है, तो पिटिशनर के अनुसार एनएचआरसी का जो मेन मुद्दा था, जिस तर्ज पे बनाया गया था, जो फंडामेंटल गोल था और ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, उसका वॉलेशन किया गया है ये अपॉइंटमेंट करके। इशू इशू देख लो भाई, क्या क्या मुद्दे निकल करके आए थे इस केस में, या किस मुद्दे पे ये केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी में वो किसी ऐसी व्याख्या का अर्थ की जरूरत है जो पुलिस अधिकारियों को एनएचआरसी के सदस्य बनने से रोक सके। तो जो हमने पढ़ के आया था कि किस तरीके से कॉम्पोजिशन हो रहा है एनएचआरसी का, उसमें कहीं पुलिस वाले लोगों की या सीबीआई डायरेक्टर की इंक्लूड करने की बात हुई थी, मेंबर बनाने की बात हुई थी। तो ये मुद्दा उठ के आ रहा था। दूसरा मुद्दा यह था कि दूसरे प्रतिवादी की नियुक्ति में एक कानूनी गलती थी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की 6 सदस्यों में से एक मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। 6 लोगों का मैंने बोला ना कि 6 अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी था, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी था, और भी बहुत सारी चीजें थी। 6 लोग थे, उस 6 में से केवल 5 ही लोग बैठे थे उस मेंबर को सेलेक्ट करने के। तो ये मुद्दा निकला था, ठीक है। फिर थर्ड मुद्दा भी निकला, बहुत बड़ा केस था ये, ठीक है। थर्ड मुद्दा भी निकला कि व्हाट दैट सिंस द पेरिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल वाज सब्सिक्वेंटली endorsed by the UN Human Rights Council and the UN General Assembly, prohibits the appointment of this civil servant like police officers such a commission and the appointment of this second respondent। तो देखो भैया, जो थर्ड इशू निकल करके आया, एक पेरिस प्रिंसिपल था। पेरिस प्रिंसिपल में ये बोला गया था कि यूएन लेवल पे ह्यूमन राइट्स के जो भी मेंबर्स होंगे वो पुलिस नहीं होने चाहिए, सिविल सर्वेंट नहीं होने चाहिए, उनके नियुक्ति पर रोक लगाया गया था। तो उसका भी उल्लंघन था ये, ठीक है। फोर्थ इशू क्या था, was that the second respondent was appointed without the consulting the chairperson of the commission। और जो रिस्पोंडेंट था जिसको अपॉइंट किया गया था ना, उसका जिक्र चेयरपर्सन जो थे एनएचआरसी के प्रेजेंट, उनके सामने जिक्र ही नहीं हुआ था। उनका कोई कंसेंट, कोई बात किया ही नहीं गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इश्यू, ठीक है। अब डिसीजन क्या आ गया, डिसीजन पर डायरेक्ट हम देख लेते हैं। बिकॉज देयर इज अ नो एक्सक्लूजन ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ दिस एक्ट, द लैंग्वेज इज एम्बिक्यूअस। भाषा एम्बिक्यूअस है किसकी, तो 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की। The court cannot read as auxiliary access clause exclude police officer from serving the commission irrespective of the fact that act does not provide for the same। तो इसमें बोला गया कि क्योंकि इसकी भाषा साफ नहीं है,
ठीक है? भाषा साफ नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी कि यह साफ टेक्स्ट किसी भी तरह की व्याख्या की गुंजाइश नहीं छोड़ता, क्योंकि टेक्स्ट बिल्कुल साफ है। सीधे-सीधे बोला कि नहीं भैया, ये अपॉइंटमेंट कहीं से सही नहीं है, क्योंकि जो 3 क्लॉज़ डी है, 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज़ डी, ये सीधे-सीधे साफ लैंग्वेज बोलता है, कोई एम्बिग्यूअस इसमें नहीं है। तो इसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है? कोरम ऑफ सिलेक्शन भी नहीं हुआ था उसमें, पेरिस प्रिंसिपल की बात को भी नहीं माना गया था, ये सारी को चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है? अब सीधे आ गया सेक्शन 6। सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है भई? कि टेन्योर क्या होगा? एक बार आप मेंबर बन गए एनएचआरसी के, तो कितने साल तक आप काम करेंगे? तो सेक्शन 6 ये बोलता है कि एक बार आप बन गए मेंबर, ठीक है? चेयरपर्सन या फिर कोई भी एनी अदर मेंबर, तो 3 साल तक आप इस पद पे रहेंगे, ठीक है? या फिर जब तक आप 70 साल अटेंड नहीं कर सकते। अब मान लो कि तुम हुए 68 ईयर्स में अपॉइंट, ठीक है, मेंबर। अब तो 70 साल में तुम रिटायर हो जाओगे, भले ही तुम्हारा 2 ही साल हुआ है, लेकिन क्या तुम 3 साल के लिए क्लेम कर पाओगे? तो नहीं। बोल रहा है व्हिच इज़ अर्लियर, ठीक है? कोई जो भी अर्लियर हो जाए, चाहे 3 साल पहले हो जाए या 70 साल के तुम हो जाओ, तुम्हारा टेन्योर वहीं खत्म। ओके? हुँ, आगे बढ़ो। अब देखो, इसके अलावे ऊपर बताए गए सेक्शंस के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के पास चेयरपर्सन या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार है, यदि वह है। तो एक बात होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट आता है तो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या फिर सीजेआई का। तो क्या इसमें एनएचआरसी के जो मेंबर्स हैं, इनका रिमूवल किसी तरह हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? राष्ट्रपति के पास है ऐसे ऑप्शंस। तो पहला तो भैया, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मेंबर क्या हो जाए भैया, दिवालिया हो जाए, ठीक है? दूसरा, एंगेज इन एनी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट, किसी और तरीके का काम करने लगे वो, ठीक है? पेड एम्प्लॉयमेंट करने लगे ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, तब। नेक्स्ट, रिमूवल का क्या वजह होगा? इज अनफिट टू कंटिन्यू फॉर द ऑफिस ड्यू टू द इन्फर्मिटी बॉडी, माइंड और बॉडी, मतलब उसके दिमाग पे ऐसा कोई चोट लग जाए या कोई काम वो ना कर पाए, बॉडी इन्फर्म हो जाए, कैपेबल ना रहे वो काम करने के लिए, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? हटा दिया जाता है उस मेंबर को। अनसाउंड माइंड हो जाए, कंपिटेंट ना रहे कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हटा दिया जाता है, उस मेंबर को भी हटा दिया जाता है। या फिर वो कन्विक्ट हो जाए। हम्म। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। हाँ, कि वो मोरल ऐसा करप्शन में इन्वॉल्व हो गया हो, ठीक है? कन्विक्ट हो गया हो, उसकी सज़ा हो गई हो, दोषी ठहराया गया हो, तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है? अब आ गया फंक्शन एंड पावर ऑफ द कमीशन। तो क्या फंक्शन होता है? सेक्शन 12 में दिया हुआ है। तो देखो भाई, फंक्शन क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट करना एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं वॉयलेशन हो रहा है या नेग्लिजेंस पाया जा रहा है, तो उस कंप्लेंट को रजिस्टर भी करना एज वेल एज इन्वेस्टिगेट भी करना, प्रिवेंट भी करना, ठीक है? कोशिश करना कि भैया वो फंडामेंटल सॉरी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन ना हो, ठीक है? चाहे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वो कॉग्निजेंस ले लें, चाहे वो स्यूमेटिव कॉग्निजेंस ले लें, ठीक है? नेक्स्ट, एनएचआरसी कैन इंटरफेयर एनी जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनी इंडिगेशन ऑफ द ह्यूमन राइट वॉयलेशन। तो एनएचआरसी मानवाधिकार के उल्लंघन के से जुड़े किसी भी आरोप से जुड़े किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, क्या एनएचआरसी कर सकता है हस्तक्षेप? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है, अगर उसमें ह्यूमन राइट के वॉयलेशन हो रहा हो तो, ठीक है? विजिट करेगा, ठीक है? विजिट करेगा प्रिजन को, जो जेल होता है, जेल को प्रिजन करेगा और देखेगा कि जेल में कैसा लोगों का कंडीशन है, ठीक है? अंडर ट्रायल्स जो प्रिजनर्स हैं एज़ वेल एज़ जो कस्टडी में रह रहे प्रिजनर्स हैं, उनके उनकी रक्षा एज़ वेल एज़ कस्टोडियल डेथ को प्रोटेक्ट करने की जो है वो बात करेगा, ठीक है? से प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। ओके, चलो सेक्शन 12 में देगा, ठीक है? एग्ज़ामिन करेगा ये चीज़, जाँच करेगा कि लोगों के अपने ह्यूमन राइट को एन्जॉयमेंट करने में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, ठीक है? अगर कोई बाधा आ रही है तो रिकमेंड करेगा एनएचआरसी कि भैया प्रॉपर रेमेडीज़ मिले लोगों को, ठीक है? स्टडी ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एंड मेक सजेशंस टू देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका काम स्टडी का भी है कि ह्यूमन राइट को कितना और अच्छा किया जा सके, सजेशन दिया जा सके, किसके थ्रू? इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट और ट्रीटीज को पढ़ करके, ठीक है?
बाकी रिसर्च का भी काम है, promotes the research in the field of human rights। तो ह्यूमन राइट्स में और रिसर्च अच्छा कैसे हो सके, इसका एनएचआरसी का ये काम है। ठीक है, किस तरीके से लिटरेसी और अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कि लोगों को पता चले कि मेरे पास अपना ह्यूमन राइट्स भी है, ये भी काम है। ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सेमिनार, थ्रू पब्लिकेशन, ये सारी चीज है। ठीक है, अब एनजीओ को जो है वो एनजीओ को इनकरेज करना कि भैया तुम कुछ मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करो। ये सारे कुछ क्या है, फंक्शंस हैं। ओके, अब सेक्शन 13 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, अ, पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, नीड देखा कि क्या ज़रूरत थी इसको लाने की, और फिर हमने सेक्शन 1 से अपना लेकर के सेक्शन 12 तक में देखा, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट को देखा, फिर डिस्क्वालिफिकेशन को देखा, टेन्योर को देखा, काम को देखा। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस करी। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ये पीपीटी जो है, जो दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लेना और एक बार क्लास के बाद ज़रूर उसको पढ़ने की कोशिश करना एटलीस्ट। ठीक है, तो इसके बाद तुमको एग्जाम में पढ़ने की या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।